Hello students, my name is Ajay Sandhu and today we are going to cover the snapshots chapter number 2, The Address by Margot Minko. I am going to give you a detailed explanation of the lesson along with the meanings of difficult words. Thereby, I would suggest you to sit with a notebook and pen so that you may note down all the difficult words and other important points while attending this lecture. I am going to use a bilingual approach for your convenience. Before I begin with the text, let me give you an overview about the author of the lesson and background of the story. यह लेसन मार्गा मिंको के द्वारा लिखा गया है, जो कि सारा मैनको का पेन नेम है. मार्गा मिनको इज द पेन नेम ऑफ सारा मैनको. और चूंकि सारा मैनको एक जूइश फैमिली को बिलोंग करती थी, तो इनके परिवार को जूइश क्वार्टर में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था. ऐसा क्यों किया गया, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा स्टोरी के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा. यह समय है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का, जो कि 1939 से 1945 तक चली थी. उस समय ज्यादातर नेशंस ने अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ लिया था. वो दो ग्रुप थे, एलाइज एंड एक्सेस. शुरुआती तौर पर एलाइज में फ्रांस, पोलैंड, यूके ये सभी देश मौजूद थे. लेकिन जल्दी ही तीन बड़े राष्ट्रों ने इन्हें ज्वाइन कर लिया, जो थे यूएसए, ब्रिटिश एंड सोवियत यूनियन. अदर एलाइज वर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अदर थर्ड वर्ल्ड नेशंस. इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप था, जिसे एक्सेस के नाम से जाना जाता था, उसमें जर्मनी, इटली, जापान एंड द एरियाज दे प्रिसाइडेड ओवर, जैसे कि पार्ट्स ऑफ यूरोप, अफ्रीका, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, आइलैंड्स ऑफ द पैसिफिक एंड सो ऑन. हालांकि इस युद्ध में एलाइज को जीत मिली, लेकिन 50 to 70 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था और उसके लिए एक टर्म हॉलोकास्ट, जो कि बहुत ज्यादा मिस्ट्री में यूज करते हैं, HOLOCAUST, हॉलोकास्ट. हॉलोकास्ट मीन्स द मास स्लॉटर, जहां एक साथ बहुत सारे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, जहां बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, एक पूरी तरीके से लोगों का विनाश कर दिया जाता है. वहां पर इस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है. उस घटना को हम हॉलोकास्ट कहते हैं, जो कि जर्मनी में हमें देखने को मिलता है. द हॉलोकास्ट वॉज द जेनोसाइड ऑफ अबाउट 6 मिलियन यूरोपियन जूज अंडर द नाजी रेन ऑफ एडोल्फ हिटलर. हिटलर ने लगभग 6 मिलियन यूरोपियन जूज को कत्ल करवा दिया था. उस घटना को होलोकास्ट कहा जाता है, जेनोसाइड कहा जाता है, एक पूरी जनरेशन का नरसंहार कहा जाता है. और जो हमारी ऑथर हैं इस कहानी की, वो भी एक जू हैं. वो भी एक जूज फैमिली को बिलोंग करती हैं. उसकी मां और उसके पिता एक जू थे और इस होलोकास्ट के वो शिकार हुए थे. आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि Jews were sent to concentration camps and used as labor or for medical experiments unto death. Jews को concentration camps में भेजा गया था, जहां पर उन्हें लेबर की तरह यूज किया गया या फिर एक्सपेरिमेंट किए गए उन पर, जब तक कि वो मर नहीं गए. और खास तौर से कैंप्स के अंदर एक साथ इकट्ठे करके गैस चैम्बर्स में उन्हें जान से मार दिया गया. लेट अस कम बैक टू द स्टोरी. हम वापस अपनी कहानी पर आते हैं. यह कहानी की शुरुआत होलोकास्ट के बाद होती है, जब हमारी नैरेटर, जो कि एक जूइश सर्वाइवर हैं, जो कि बच गई हैं उस सारी होलोकास्ट में,
और वो वापस लौट कर आती हैं। हालांकि इस होलोकास्ट में ऑथर ने अपने मां बाप, अपनी पूरी फैमिली को खो दिया है, वो सिर्फ अकेली सर्वाइवर हैं। शी हैड लॉस्ट हर एंटायर फैमिली, और वो वापस लौट कर आती हैं एक पर्पज के साथ। नाउ वी विल नो कि वो वापस क्यों लौट कर आती हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस स्टोरी। सो लेट अस बिगिन विद द टेक्स्ट एंड सी हाउ शी सर्वाइव्ड एंड रिटर्न्ड। दिस इज the incident that made her write her all stories, most of the stories around the existential problems often faced by survivors. Let me begin the text now. Here is the text. Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. No, I don't know you. I am Mrs. S. daughter. यहां पर हमारी प्रोटैगनिस्ट, हमारी ऑथर, वो सवाल पूछ रही हैं, डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई यहां पर कौन है? प्रोटैगनिस्ट, राइटर। राइटर कहती है, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानते हो? क्या तुम मुझे अभी भी पहचानती हो? राइटर ने यह सवाल पूछा है। किससे पूछा है? द वुमन लुक्ड एट मी, उस औरत ने मेरी तरफ देखा, सर्चिंगली, मानो जैसे मेरी तलाशी ले रही हो। मतलब ऐसी नजरों से उस औरत ने मुझे देखा जैसे मुझे ऊपर से नीचे तक सर्च कर रही हो। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। ओपन द डोर अ चिंक का मतलब है स्लाइटली ओपन, मतलब उसने दरवाजे को पूरी तरीके से नहीं खोला। She had opened the door a chink, उसने हल्का सा दरवाजा खोला। वो दरवाजे पर खड़ी होकर मुझे देख रही है, मुझे घूर रही है, तलाशी ले रही है मेरी अपनी नजरों से। और मेरा उससे सवाल है, मैं उसे देखते हुए पूछ रही हूं उससे, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानती हो? I came closer, मैं थोड़ा आगे बढ़ी, and stood on the step, और सीढ़ियों पे, दरवाजे की सीढ़ियों पे जाकर उसके करीब खड़ी हो गई। ये राइटर है जो दरवाजे पर जाकर खड़ी है, सीढ़ियों पर खड़ी है, स्टेप पर खड़ी है, डोर स्टेप पर खड़ी है, इनफैक्ट दहलीज पर खड़ी है, लेकिन अंदर नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि दरवाजा ही पूरा नहीं खुला है। हल्का सा दरवाजा खोलकर जो घर की मालकिन है वो बाहर की तरफ झांक रही है। उस मालकिन से राइटर ने, ऑथर ने, प्रोटैगनिस्ट ने सवाल पूछा, क्या तुम मुझे अभी भी पहचानती हो? नो, आई डोंट नो यू। एक थपाक सा जवाब आया उधर से, ना मैं नहीं जानती तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। अब यहां पे ऑथर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बोली, आई एम मिसेज एस डॉटर, मैं मिसेज एस की बेटी हूं, मैं मिसेज एस की बेटी हूं। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। और उस औरत ने, जब मैंने ये बोला कि मैं मिसेज एस की बेटी हूं, तो उस औरत ने दरवाजे पर हाथ ऐसे जमा दिया, दरवाजे को इतनी मजबूती से पकड़ लिया मानो जैसे कि वो दरवाजे को और अधिक खुलने से रोकना चाहती हो। उसे डर था कहीं दरवाजा खुल ना जाए और मैं अंदर आ ना जाऊं। वो मुझे अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे को मजबूती से पकड़कर खड़ी हो गई। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि ये औरत इसे अंदर आने नहीं देना चाहती, और ये अंदर आना क्यों चाहती है? दैट्स अ क्वेश्चन। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उस औरत के चेहरे पर एक भी साइन ऐसा नहीं था, चेहरे पर कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं थी जिससे यह लगता हो कि यह मुझे पहचान रही है। नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, पहचान के भाव उसके चेहरे पर कतई बिल्कुल भी पहचान के भाव नहीं थे। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो चुपचाप मुझे घूरती रही। स्टेयर बोलते हैं घूरना। वो औरत लगातार मेरी तरफ दरवाजे के उस पार खड़े होकर घूरती रही। Perhaps I was mistaken, I thought. Perhaps it is not her. अब मैंने खुद से सोचा कि शायद मैं गलत हूं, शायद ये वो नहीं है, शायद ये वो जगह नहीं है, शायद ये वो इंसान नहीं है। मैंने अचानक से खुद से सोचना शुरू किया। I had seen her only once. मैंने सिर्फ उसे एक ही बार तो देखा था। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि मैंने भी लाइफ में उसे सिर्फ एक ही बार देखा था जिसके पास मैं आई हूं।
फ्लीटिंगली, वो भी कैसे देखा था? फ्लीटिंगली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय के लिए, मतलब मैंने उसे एक बार देखा था लाइफ में और वो भी बहुत कम समय के लिए देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो, और वो भी आज नहीं, सालों पहले। कितने साल गुजर गए तब से, बहुत साल पहले मैंने उसे देखा था। वी कैन सी दिस स्टोरी इज गोइंग स्लोली एंड स्लोली इनटू फ्लैशबैक, ये कहानी फ्लैशबैक में चल रही है। दोनों, यहां पर भी ऑथर खड़ी है गेट पर और पास्ट के बारे में भी सोच रही है कि मैंने उसे तब देखा था और बहुत कम समय के लिए देखा था। शायद ये वो औरत नहीं है जिसके पास मैं आई हूं, शायद मैं गलत हूं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, पूरी संभावना थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल, इस बात की पूरी संभावना थी कि शायद मैंने एक गलत घर की घंटी बजा दी थी, शायद मैंने एक गलत घर का दरवाजा खुलवा दिया था। द वोमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, उस औरत ने अब थोड़ा सा दरवाजा खुल जाने दिया दरवाजे को। लेट गो ऑफ, खुल जाने दिया, द डोर दरवाजा, एंड स्टेप्ड टू द साइड, और दरवाजे की एक साइड में हट गई, एक तरफ उसने अपने कदम बढ़ा दिए, दरवाजे के एक साइड में हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। ग्रेट। अब यहां पे ऑथर कहती है कि उसने पहना हुआ था मेरी मां का बुना हुआ ग्रीन निटेड, हरे कलर का कार्डिगन पहन रखा था। उसने मेरे मां का कार्डिगन पहना हुआ था जो कि हरे कलर का था, बुना हुआ था। द वुडन बटन्स, उसके ऊपर जो बटन लगे हुए थे वो वुडन थे, लकड़ी के थे। वर रादर पेल, वो पीले पड़ गए थे फ्रॉम वॉशिंग, बार बार धुलाई होने के बाद। शायद इस औरत ने उसे बहुत बार पहना होगा, बहुत बार धोया होगा, और धोने के कारण जो उस पर बटन लगे हुए थे वुडन के, वो पीले पड़ गए थे थोड़े से। शी सो दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा कि मैं कार्डिगन की तरफ देख रही हूं, मेरी नजरें उसके कार्डिगन पर हैं। जब उसकी इस बात पर नजर पड़ी कि मैं उसके कार्डिगन को ध्यान से देख रही हूं, तो उसने खुद को फट से छिपा लिया दरवाजे के पीछे। इसका मतलब इस औरत ने झूठ बोला है। इस औरत को अब यह पता चल गया है कि ये अपने मां के कार्डिगन को पहचान रही है, तो अचानक से उसने खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मुझे यह पता चल गया था कि मैं सही थी, मैं सही घर पर खड़ी थी, मैं ठीक उसी औरत के सामने खड़ी थी जिससे मिलने के लिए मैं आई थी। हियर वी हैव टू वर्ड्स, चिंक, नैरो ओपनिंग मींस नॉट वाइड ओपन, जब पूरा दरवाजा खुला हुआ नहीं है, नैरोली खुला हुआ है वो, तो नैरो ओपनिंग है वहां पर, तो उसे हम चिंक कहेंगे। फ्लीटिंगली मींस फॉर अ शॉर्ट टाइम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। अब मैंने उससे सवाल पूछ लिया, तो आप जानती थी मेरी मां को, है ना? वेल यू न्यू माई मदर, आप जानती थी मेरी मां को, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। अब वो औरत बोली, अच्छा तो क्या तुम लोग वापस आ गए हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा खुद में, कोई वापस नहीं आया। ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूं। कौन वापस आने वाला था? जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि शी इज दी ओनली सर्वाइवर, और कोई बचा ही नहीं है फैमिली में, बाकी सब लोग मर गए हैं। शायद इस औरत को यह बात पता नहीं है, तो इस औरत ने इस लड़की से पूछ लिया, इस ऑथर से पूछ लिया कि क्या तुम सब लोग वापस आ गए हो? तो ऑथर ने अपने आप में ही जवाब दिया, खुद से ही जवाब दिया, कैसे वापस आ सकते हैं बाकी सब, केवल मैं ही वापस आई हूं। अ डोर ओपन्ड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और जिस दरवाजे पर वो खड़ी हुई थी उसके पीछे गलियारा था, एक पैसेज था, और उस पैसेज में भी एक दरवाजा था। तो वो दरवाजा अचानक से पीछे खुला और फिर बंद हुआ। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और जब वो दरवाजा खुला था तो उसके अंदर से एक स्मेल आई, और राइटर ने उस स्मेल को मस्टी कहा है, MUSTY, मस्टी। मस्टी स्मेल होती है जब चीजें बहुत पुरानी हो जाती हैं, पड़े पड़े उनके अंदर से जो स्मेल निकलती है उसे हम मस्टी स्मेल बोलते हैं। स्टेल, बासी, जैसे कोई चीज बासी हो जाए, बड़े लंबे समय से वो चीज पड़ी रहे, किताबें बहुत लंबे समय तक पड़ी रही, तो उनके अंदर एक तरह की स्मेल पैदा हो जाती है, उस स्मेल को हम मस्टी कहते हैं। कपड़ों को आप एक जगह डाल दीजिए, काफी कई दिनों तक अगर कपड़े एक जगह पड़े रहें तो उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल हो जाती है, उस स्मेल को मस्टी स्मेल कहते हैं।
तो जैसे ही वो दरवाजा पीछे गलियारे में खुला तो उस दरवाजे के खुलते ही मस्टी स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। आई रिग्रेट, ये किसका डायलॉग है? उस औरत का। उस औरत ने कहा माफी चाहती हूं, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। पहला सवाल क्या पूछा उसने? आप लोग आ गए हो क्या? तो हमारे ऑथर ने कहा केवल मैं ही आई हूं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ध्यान भटक गया क्योंकि पीछे गलियारे में दरवाजा खुला था और वहां से स्मेल आई। लेकिन उसके बाद ये डायलॉग बोला है उस औरत ने कि माफी चाहती हूं कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। अब ऑथर बताती है कि देखिए मैं यहां पर खास तौर से ट्रेन से आई हूं। आई हैव कम हियर स्पेशली, मार्क दिस वर्ड, स्पेशली क्यों बोला उसने? खास तौर से यहां मैं ट्रेन पकड़ कर आई हूं। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी थी, एक क्षण के लिए बात करनी थी। मैं आपसे बात करने के लिए आई हूं यहां पर इतनी दूर से। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन। औरत ने एकदम से कहा मेरे लिए अभी बात करना सुविधाजनक नहीं है। इट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर मी टू टॉक नाउ, मतलब मैं तुमसे इस समय बात नहीं कर सकती। उस औरत ने साफ साफ बात करने तक से इंकार कर दिया इस राइटर से। आई कैन नॉट सी यू, मैं तुमसे मिल नहीं सकती। अनदर टाइम, फिर कभी। आई कैन नॉट सी यू अनदर टाइम। She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. इतना बोल के उसने अपनी गर्दन हिलाई और बड़ी cautiously, बड़ी केयरफुली दरवाजा बंद कर दिया, मानो जैसे कि वो ये चाहती हो कि घर के अंदर कोई भी उसके दरवाजा बंद करने या हम दोनों की बातचीत से डिस्टर्ब ना हो। कैसा बिहेव किया उस औरत ने? उस औरत ने स्ट्रेट अवे इससे बात करने से मना कर दिया, इससे मिलने से मना कर दिया। कौन है ये औरत और ये ऑथर आखिर उससे क्यों मिलना चाहती है? दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव इन आवर हेड राइट नाउ, बट दीज क्वेश्चंस विल फॉल डाउन एज सून एज वी मूव अहेड विद द स्टोरी। आगे देखते हैं, पता चलेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं तो वहां खड़ी की खड़ी रह गई जहां खड़ी थी, उन सीढ़ियों पर, स्टेप पर, दहलीज पर। द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। तभी अचानक से एक खिड़की थी, बे विंडो कहा है राइटर ने। बे विंडो क्यों बोला है? यू कैन सी इन द पिक्चर हियर, दिस इज द बे विंडो। जो बे विंडो होती है वो दीवार से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिस तरह से आप इस दीवार पर इस विंडो को निकले हुए देख रहे हैं। ठीक ऐसी ही एक बे विंडो थी उनके घर में, तो उस विंडो पर से पर्दा हटा। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरी तरफ घूरा उस विंडो के अंदर से। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद उसके बाद उस इंसान ने जिसने भी वो विंडो हटाई थी पूछा होगा उस औरत से कि कौन है, क्या चाहती है ये। ओ नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, और शायद उस औरत ने जवाब दिया अंदर जिसने भी ये पूछा था कौन है भाई ये, क्या चाहती है, तो उस औरत ने कहा कुछ नहीं चाहती। मतलब उसने उस बात को वहीं पर दबा दिया। उस औरत ने उसके आगे कुछ नहीं बोला, नथिंग बोल के बात खत्म कर दी। अंदर ये भी बताने की जहमत नहीं समझी कि आखिर वो औरत बाहर कौन खड़ी है, वो क्या चाहती है, वो क्यों आई है। हियर आर अ फ्यू वर्ड्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मस्टी मीन्स स्टेल एंड बे विंडो मीन्स प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड फ्रॉम द मेन वॉल्स। वो खिड़कियां जो मेन वॉल से बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं उन्हें हम बे विंडो कहते हैं। Let us go to the next slide. अब तक हमें कहानी से सिर्फ इतना पता चला है कि ये जो लड़की आई है, मींस ऑथर, ये किसी मिसेज एस की बेटी है। मिसेज एस की बेटी है और इस औरत से वो बात करना चाहती है जिसने उसे बात करने से भी मना कर दिया है। नाउ लेट्स स्टडी अहेड। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने फिर से नेम प्लेट की तरफ देखा। मैंने एक बार फिर नेम प्लेट की तरफ देखा। डॉर्लिंग इट सेड, और उस नेम प्लेट पर लिखा हुआ था डॉर्लिंग, DORLING। डॉर्लिंग लिखा हुआ था। किस नेम प्लेट पर? उस घर के नेम प्लेट पर जहां पर यह लड़की अब खड़ी हुई है। इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में डॉर्लिंग लिखा हुआ था ऑन ए व्हाइट एनिमल। और जिस बैकग्राउंड जो थी, एनिमल मींस बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड थी और उसके ऊपर
ब्लैक लेटर से लिखा गया था। एंड ऑन द जैम, और कहां पर लिखा गया था? जैम पर लिखा गया था। व्हाट इज जैम? जैम इज द साइड पोस्ट ऑफ अ विंडो, फायरप्लेस और डोरवे, या विंडो भी कह सकते हैं। ये यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज जैम, साइड पार्ट ऑफ द डोर और साइड पार्ट ऑफ द विंडो, इसे हम जैम कहते हैं। तो इसके ऊपर वो प्लेट लगी हुई थी जिसके ऊपर ब्लैक लेटर्स से, जिसकी बैकग्राउंड व्हाइट थी, वहां पे डॉर्लिंग लिखा हुआ था। अब बिट हायर, और उससे थोड़ा सा ऊपर, जैम से थोड़ा सा ऊपर, जहां पर इसने लेटर में डॉर्लिंग लिख रखा था, उससे थोड़ा सा ऊपर क्या लिखा हुआ था? नंबर 46, ये नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46 लिखा हुआ था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं धीरे धीरे बढ़ रही थी वापस स्टेशन की तरफ, क्योंकि उस औरत ने तो मुझसे बात करने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करती? तो वहां से वापस मैं चल पड़ी। कहां के लिए चल पड़ी? स्टेशन के लिए, क्योंकि राइटर पहले ही बता चुकी है कि वो खास तौर से ट्रेन से वहां पर आई थी उससे बात करने के लिए, लेकिन उसने तो बात ही करने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में राइटर ने वापस चलना शुरू कर दिया है स्टेशन की तरफ। आई थॉट अबाउट माई मदर, और जब मैं वापस लौट रही थी स्टेशन की तरफ तो मैं अपनी मां के बारे में सोच रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जिन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया था सालों पहले। मतलब इस एड्रेस को जो दिया था राइटर को, वो उसकी मां ने दिया था, मां देकर गई थी ये एड्रेस। कौन सा एड्रेस? डॉर्लिंग नंबर 46। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और कब दिया था? यह समय था जब वॉर का फर्स्ट हाफ चल रहा था, वॉर के शुरुआती क्षणों में, शुरुआती दिनों में, जब युद्ध शुरू हुआ था तो उसकी शुरुआत में मां ने मुझे एड्रेस दिया था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए तब घर पर आई हुई थी। इसका मतलब यह है कि जो हमारी राइटर है वो अपनी मां के साथ घर पर नहीं रहती थी, शायद ये बाहर रहती थी, देखते हैं कहां। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, और जब मैं घर पर वापस लौट कर आई थी और मां के साथ थी उन दिनों, तो अचानक से मुझे लगा कि जिस कमरे में मैं ठहरी हुई थी, मतलब मेरा जो कमरा था घर के अंदर, उस कमरे में कुछ तो था जो बदल गया था। सब कुछ पहले जैसा नहीं था, उस कमरे में कुछ गायब था वहां से। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे वहां पर बहुत सारी चीजें मिसिंग लगी, उस कमरे के अंदर से बहुत सारी चीजें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और मेरी माँ को जब मैंने बोला मम्मी यहां से तो बहुत सारी चीजें गायब हैं घर से, तो मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ये देखा कि मैंने इतनी जल्दी उन चीजों को पहचान लिया कि वो गायब हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, और तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। मतलब जब मैंने उन गायब चीजों के बारे में पूछा तो मेरी माँ को आश्चर्य हुआ, अच्छा तुमने पहचान लिया, तुम्हें ये पता चल गया कि ये सारी चीजें घर में नहीं है इस समय। तो तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, हालांकि मैंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पहले कभी नहीं सुना था अपनी माँ से, लेकिन मुझे पता चला कि वो कोई जान पहचान वाली है, वो भी पुरानी जान पहचान वाली। ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर, अ सोशल कॉन्टैक्ट, तो वो मेरी माँ की कोई पुरानी जान पहचान वाली थी। whom she hadn't seen for years, जिससे माँ की मुलाकात सालों पहले होनी बंद हो गई थी, यानी कि बीच में माँ ने और उस औरत ने, मिसेस डॉर्लिंग ने, अपने जो कांटेक्ट थे वो खत्म कर लिए थे, किसी कारण से खत्म हो गए होंगे, दोनों मिले नहीं लंबे समय तक, सालों तक एक दूसरे से नहीं मिले। She had suddenly turned up, अचानक से वो एक दिन आई, and renewed their contacts, और इस तरीके से उनके जो संबंध है वो फिर से तरोताजा हो गए, फिर से वो मिल गए एक दूसरे से। Then, since then, she had come regularly, और तब से मिसेस डॉर्लिंग हमारे यहाँ रेगुलर आने लगी। कब की बात है ये वॉर के फर्स्ट फेज की बात है, युद्ध के शुरू में ये घटनाएं घट रही हैं। यहां पर फ्लैशबैक में स्टोरी चल रही है। इस समय जब ये ट्रेन की तरफ, स्टेशन की तरफ जा रही है राइटर, तो ये सारी बातें सोचती हुई जा रही है कि
मेरी माँ ने मुझे क्या बताया था, कब एड्रेस दिया था, कौन है मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग मेरी माँ की एक पुरानी जान पहचान वाली थी, फिर बीच में उन दोनों के संबंध खत्म से हो गए, फिर एक दिन अचानक से आ गई और फिर लगातार आने लगी। These are the words that we have already discussed. Now let's move to the next slide. Every time she leaves here, she takes something home with her. अच्छा, मिसेस डॉर्लिंग, चूंकि बता चुके हम पिछली स्लाइड में कि मिसेस डॉर्लिंग लगातार अब आना शुरू हो गया, बार बार इनके घर पे आती, दोबारा से संबंध उतने ही अच्छे हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। लेकिन एवरी टाइम वो आती तो सही, ठीक है, लेकिन एवरी टाइम शी लीव्स, जब भी वो जाया करती थी, आने के बाद जब भी लौटा करती, शी टेक समथिंग होम विद हर, तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी इनके घर से। इस बार आई, एक सामान ले गई, दो बार आई, फिर दूसरा सामान ले गई। इनका सामान वो लगातार हर एक विजिट के साथ ले जाने लगी। सैड माई मदर, ये मेरी माँ ने मुझे बताया था कि देख वो मिसेस डॉर्लिंग है, वो हमारे यहाँ पर आती हैं, उनका एड्रेस ये है, और वो जब भी आती हैं कोई ना कोई सामान यहां से लेकर जाती हैं। क्यों लेकर जाती हैं? शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार क्या हुआ, वो आई और जितनी भी हमारे सिल्वर की जितनी भी कटलरी थी, जितने भी हमारे सिल्वर के चम्मच थे, कांटे थे, जो भी सामान था, बर्तन थे, वो सब ले गई। एक बार में वो जितनी भी टेबल सिल्वर थी वो सब एक बार में ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और फिर हमारे यहाँ कुछ प्लेट्स थी, एंटीक प्लेट्स, दैट हंग देयर, जो वहां टंगा करती थी दीवार पर, वहां टंगी हुई होती थी ना प्लेट्स, एंटीक प्लेट्स, अगली बार वो उन्हें ले गई। एंड पता है, शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गोट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी। ये डायलॉग हैं जो राइटर और उसकी मां के बीच में घटित हो रहे हैं। तो यहां पर बता रही है कि अगली बार जब वो आई, तो जब वो यहां से बहुत बड़े वेसेस को लेकर गई, गमले होते हैं बड़े बड़े गमले थे, जब वो गमलों को लेकर जा रही थी, लगिंग इज अ वर्ड हियर विच मीन्स टू कैरी अ हैवी ऑब्जेक्ट विद ग्रेट एफर्ट। जब हम किसी भारी चीज को बहुत मजबूत प्रयास के साथ बड़े मुश्किल से लेकर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं लगिंग। तो जब वो जैसे तैसे करके उन भारी वेसेस को लेकर गई, आई एम वरीड, तो मुझे चिंता है कि उनकी जो कमर थी उसमें बाल आ गया था। गोट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रोकरी, क्रोकरी लेके जा रही थी ना, वो भी क्रोकरी में ही आते हैं। तो जब वो भारी क्रोकरी को यहां से लेकर गई हमारे घर से, तो उस क्रोकरी के वजन से उनकी कमर में एक बाल आ गया था, एक क्रिक आ गया था। माई मदर शूक हर हैड पिटिंगली, और जब मेरी माँ ये बोल रही है तो मेरी माँ को बड़ा तरस आ रहा है, बड़ी दया खा रही है मिसेस डॉर्लिंग पे, और दया खाते हुए बोल रही हैं, बेचारी की कमर में बाल आ गया था जब उस सामान को लेकर गई यहां से। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, हालांकि मैंने ये सारी बातें पूछने की कभी अपनी माँ से हिम्मत ना की होती। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, बल्कि उन्होंने ये सारी बातें मुझे खुद ही बताई, मैं पूछती भी नहीं उनसे कि कौन है, क्या ले गई, क्यों ले गई, ये सारे सवाल पूछने की मैं अपनी माँ से हिम्मत नहीं करती, पर उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया। क्या बताया? शी इवन इंसिस्टेड, बल्कि उन्होंने जोर देके बताया, शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। मेरी माँ ने मुझे बताया, बेटा देख, मैं तेरी सारी अच्छी चीजों को बचाना चाहती हूँ, मैं तेरी सभी अच्छी चीजों को जो हमारे घर में है उन्हें बचाना चाहती हूँ। बचाना चाहती हूँ, तो फिर बचाने के लिए ये इस औरत को सामान क्यों ले जाने दे रही है बार बार? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का समय है और चारों तरफ बमबारी हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और चूंकि ये लोग जूस हैं तो इनकी फैमिली को कभी भी कॉल हो सकती है, इन्हें कभी भी हिटलर के लोग जो नाजीज हैं वो उठाकर ले जाएंगे कभी भी, और जाकर कंसंट्रेशन कैंप में बंद कर देंगे। तो इसकी फैमिली को पता था कि अगर हम यहां से चले गए तो ये सारा सामान ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, हमें कभी वापस नहीं मिलेगा, इन चीजों को हम कभी पा नहीं पाएंगे, सब ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा ये है कि मिसेस डॉर्लिंग हमारी जान पहचान वाली हैं जो कि नॉन जू हैं, अगर हम उन्हें सामान दे दें तो उनके घर पे हमारा सामान सुरक्षित रहेगा, इस तरीके से ये सामान बचा रहेगा। तो यहां पर जो राइटर की मां है वो उसे बता रही हैं, क्या बता रही हैं कि मैं तुम्हारी सारी चीजों को, अच्छी चीजों को बचाना चाहती हूं। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, अगर हमें यहां से जाना पड़ा तो हम ये सारी चीजें गवा देंगे, सारी चीजें खो देंगे। शी सेज, ऐसा उसकी मां ने कहा।
हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग? आई आस्क्ड, मैंने अपनी मां से पूछा, क्या आपने उससे बात कर ली है कि वो हमारी सारी चीजें सुरक्षित रखेगी? क्या आपने मिसेस डॉर्लिंग से इस बारे में बात भी कर ली है कि जो सामान वो लेकर जा रही है बाद में वो हमें वापस कर देगी, सब ठीक रखेगी? एज इफ दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी माँ ने चीख के कहा, अच्छा ये भी कोई बात है करने की? ये जरूरी है बात करना? कि ये पूछना जरूरी है? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। इस तरह से बात करना इंसल्ट होगी उनकी। मिसेस डॉर्लिंग से अगर ऐसे हम कहेंगे कि बाद में वापस कर देना, ये भी कोई बात हुई? ये तो बेइज्जती सी कर देंगे हम उनकी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग। और देख तो वो कितना रिस्क ले रही है। इस घर में आती है, यहां से सामान लेकर जाती है। कई तरह के रिस्क हैं। एक रिस्क तो इतना भारी सामान लेकर जाती है, फिजिकल रिस्क हो गया। दूसरा लीगल रिस्क, कानूनी तौर पर भी जो वहां के लोग थे वो जूस को उस समय मदद नहीं करते थे, तो अगर ये पता चल गया कि ये मदद कर रही है तो इसको भी आफत आ जाएगी। ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग। हर बार जब वो हमारे घर से बाहर जाती है एक पूरा बैग भर के, पूरा सूटकेस भरकर लेकर जाती है, तो कितना रिस्क उठाती है इसका तुम्हें अंदाजा है? तो क्या मैं उससे ये पूछ सकती हूँ कि बाद में तुम वापस करोगी या नहीं करोगी? नाउ नेक्स्ट स्लाइड। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. इस आर्ग्यूमेंट में मेरी मां ने मेरी तरफ देखा और इस बात को शायद वो भांप गई कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं थी। मतलब मेरी मां को ये लगा कि शायद मैं ये चाहती थी कि आप उनसे एग्रीमेंट कर लें, उनसे इस बारे में बात कर लें पहले। और जो मेरी मां ने कहा कि मैं ऐसा कैसे पूछ सकती हूँ, कि जरूरी है पूछना, उनकी इंसल्ट नहीं होगी इस तरीके से, तो इस बात से मैं कन्विंस नहीं हूं, ये मुझे देखने के बाद मेरी मां को लगा। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली। उन्होंने मुझे डांटने वाली नजरों से देखा। रिप्रूविंगली मीन्स क्रिटिकली, आलोचनात्मक तरीके से मुझे देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और उसके बाद हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। मैंने मां से कुछ नहीं कहा, मां ने मुझसे कुछ नहीं कहा। ठीक है मम्मी, तुम्हारी मर्जी। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन। अब नाउ वी हैव कम टू द प्रेजेंट टाइम। वापस लौट आए हम। तभी मैं पहुंच गई थी स्टेशन पर। अब ये फ्लैशबैक से वापस आ गई है। यहां इस समय करंट में कहां थी? ये लौट रही थी करंट में मिसेस डॉर्लिंग के घर से। इस समय मिसेस डॉर्लिंग कौन है? वही जो पास्ट में इसकी मां से सामान लेकर गई थी, सारे का सारा सामान। शायद ही अब उस सामान के लिए ही वापस आई थी, इसीलिए मिसेस डॉर्लिंग ने इससे बात करने तक से इनकार कर दिया। तो अब मैं स्टेशन पर वापस आ गई विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स। और जब मैं वापस लौट कर आई तो मैंने अपने आसपास चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं सोच में, विचारों में खोई हुई चलती चली गई और पहुंच गई स्टेशन पर। ऑन द वे, रास्ते में। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस। मैं गुजर रही थी चिर परिचित जगहों से। ये सारी जगह मेरी बहुत अच्छे से जानी पहचानी थी। अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फिर से एक बार फिर से मैं उन रास्तों से गुजर रही थी जिनमें कभी मैं खेला करती थी, जिन पर पहले मैं कभी घूमा करती थी। सिंस द वॉर, युद्ध के बाद से, यानी युद्ध से पहले यहां रही थी ना ये। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती थी उस जगह से जितना जरूरी हो। बस मुझे, मतलब अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो आई विल बी रिमाइंडेड ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अर्लियर। जो चीजें मैंने पहले देखी हैं, जी हैं यहाँ पर, वो सारी मुझे याद आएंगी। तो मैं जितना जरूरी है बस उतना ही चलूंगी, उससे ज्यादा नहीं चलूंगी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ। मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स, उन नजारों से, उन गलियों के नजारों से, एंड हाउसेज, उन घरों के नजारों से, फुल ऑफ मेमोरी, जो जिनमें मेरी यादें भरी हुई थी। फ्रॉम ए प्रेशियस टाइम, वो भी बेसकीमती समय की, जो मेरा बचपन का बेसकीमती समय था, उसकी यादें यहाँ गलियों में, घरों में भरी हुई थी। तो उन सारी यादों को याद करके मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहती थी। In the train back, I saw Mrs. Dorling in front of me again, as I had the first time I met her. In the train back, और जैसे ही मैं वापस ट्रेन में जाने के लिए बैठी तो फिर से मेरे सामने चेहरा घूमने लगा। किसका? डॉर्लिंग का। यानी कि फिर से इन्होंने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और अब कौन सा सीन सामने आ रहा है? वो समय मेरे आंखों के सामने आ रहा है इस समय बैठे बैठे, जब मैं वापस लौट रही हूँ, सोच रही हूँ उस समय के बारे में जब मैंने देखा, पहली बार देखा था जब मैंने मिसेस डॉर्लिंग को, जब मैं पहली बार मिली थी मिसेस डॉर्लिंग से। वो सीन मेरी आंखों के सामने आ गया। कब मिली थी? इट वॉज द मॉर्निंग, सुबह का समय था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने मुझे बताया था उसके बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था इसकी माँ ने राइटर को।
ओथरेस को। तो उससे अगले दिन सुबह का समय था, मतलब आज बताया अगले दिन सुबह की बात है। आई हैड गोट अप लेट, मैं उस दिन सुबह देर से उठी थी। कमिंग डाउन स्टेयर्स, और नीचे, ये उतर रही है नीचे सीढ़ियों से, और मैं नीचे उतर रही थी सीढ़ियों से। सुबह लेट उठी और उठकर जब मैं नीचे की तरफ आ रही थी, आई सो माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने जा रही हैं। जब सुबह नीचे सीढ़ियों से उतर के मैं आई तो मैंने देखा मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने जा रही हैं। A woman with a broad back, एक औरत थी जिसे छोड़ने जा रही थी। वो कोई आदमी नहीं बल्कि औरत थी, और उसकी बैक को ब्रॉड बताया, उसकी कमर जो है वो बहुत ब्रॉड थी, बड़ी थी, चौड़ी कमर थी उस औरत की। There is my daughter, said my mother, she beckoned to me, और तभी मेरी माँ ने एकदम से कहा, मेरी तरफ इशारा करते हुए, देखो ये मेरी बेटी है। There is my daughter, said my mother, मेरी माँ ने कहा, beckon means to signal, इशारा करते हुए कहा मेरी तरफ, देखो ये मेरी बेटी है। द वुमन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस, औरत ने मेरी तरफ बस गर्दन हिलाई और सूटकेस उठा लिया। अंडर द कोट रैक, जो कोट पहन रखा था, सूटकेस को चुपचाप कोट की रैक में अंदर की तरफ उठा लिया सूटकेस को। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उस औरत ने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस हैट, उसकी कोई शेप नहीं थी, सीधा हैट था, प्लेन हैट पहना हुआ था। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या ये दूर रहती हैं, क्या ये दूर रहती हैं क्या। सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, जिस तरीके से, मतलब मुझे दिखाई दिया कि बड़ी मुश्किल से वो औरत बाहर निकल पा रही थी। इतना भारी सूटकेस ले रखा था, इतना भारी सूटकेस ले रखा, तो कहीं भारी रहती होंगी, दूरी रहती होंगी, तो इतना सूटकेस भारी ले आने की क्या जरूरत थी। तो मैंने पूछा ये कहीं बाहर रहती हैं। तो मेरी माँ ने बोला था, इन दी मार्कोनी स्ट्रीट, said my mother, नंबर 46, remember that। तो मेरी माँ ने उस दिन मुझे बताया, ये आपको भी मैं बता रहा हूं, याद कर लीजिएगा, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं। गली का नाम है मार्कोनी, घर का नंबर है 46, इस बात को याद रखना मिसेस डॉर्लिंग। ये वही गली है जहां से राइटर अभी लौट रही है वापस। मार्कोनी स्ट्रीट, नंबर 46, रिमेंबर दैट, ये बात, ये एड्रेस याद रखना। We have covered half of the chapter and now we will be covering rest of the chapter in the